नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन खत्म, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी पर अखिलेश जयंत की नजर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बैंक बचाओ देश बचाओ, जानिए क्या है ये अभियान, क्यों 16 और 17 दिसंबर को बैंक रहेंगे बंद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता जा रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद लिया जाएगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित 35 वर्षीय व्यक्ति को लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अभी ठीक है, उसे केवल कमजोरी है। यह व्यक्ति जिम्बाब्वे से दिल्ली आया था और उसने साउथ अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली सरकार द्वारा अब उसके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के इस मरीज को कोविड के टीके की दोनों डोज भी लग चुकी हैं। बता दें कि LNJP अस्पताल को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए नामित किया गया है। इससे पहले रविवार को तंजानिया से दिल्ली लौटा 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था और वो दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज था। उसने भी कोरोना का दोनों टीका लगवा लिया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका इलाज किया गया और अब उसे कोई खास परेशानी नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन खत्म, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी पर अखिलेश जयंत की नजर। जी हाँ दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने चुनावी गठबंधन किया है। बता दें, यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन तो स्थगित हो चुका है, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि किसानों के अंदर सरकार के प्रति नाराजगी है। किसानों के गुस्से के चलते सपा RLD खुद की अधिक संभावनाएं देख रही है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पहली संयुक्त चुनावी रैली के स्वागत के बाद दोनों सीट की साझेदारी पर काम कर रहे हैं। इसमें माना जा रहा है रालोद 40 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। खबरों के मुताबिक सपा कुछ सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, वहीं रालोद के उम्मीदवार अन्य सीटों पर भी सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बैंक बचाओ देश बचाओ, जानिए क्या है ये अभियान, क्यों 16 और 17 दिसंबर को बैंक रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी खड़े हो गए हैं। विरोध में बैंक कर्मियों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों ने ट्विटर पर भी अभियान छेड़ दिया है, जो काफी ट्रेंड कर रहा है। बैंक बचाओ देश बचाओ नाम से चल रहे अभियान में अब तक 1.17 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इसकी वजह से ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय आह्वान पर बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को तालाबंद हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारियों से लेकर सभी अधिकारी भी शामिल रहेंगे, जिससे बैंक शाखाओं संबंधी सभी काम बंद रहेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बैंक कर्मियों की ओर से ट्विटर पर बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर पर चलाया जा रहा बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान में अब तक 1.17 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इस वजह से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हड़ताल को लेकर बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का बैंकों को निजी हाथों में देने का फैसला श्रम कानून और बैंकों के सुधार के विरुद्ध है। बैंक लोगों की जमा पूंजी की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक देश की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। व्यापार व उद्योग भी इन्हीं बैंकों के सहारे आगे बढ़ रहा है। सरकारी बैंकों ने देश की स्थिति को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भाई है, इसलिए सरकार को बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। 2 दिवसीय हड़ताल करके बैंक कर्मचारी और अधिकारी सरकार से बैंकों निजीकरण के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। सरकार का यह फैसला बिना किसी कारण लिया गया फैसला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, कोरोना वैक्सीन पड़ रही कमजोर, होने किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। साथ ही ओमिक्रॉन से वैक्सीन की प्रभावशीलता कम होने का भी दावा किया है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नया वेरिएंट गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है। भारत में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक्सपर्ट भी ओमिक्रॉन को डेल्टा से कम खतरनाक वेरिएंट बता रहे हैं। बहुत ज्यादा म्यूटेशन वाला ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इस खतरे को देखते हुए पिछले महीने ही कई देशों ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए घरेलू प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। WHO ने कहा कि 9 दिसंबर तक ओमिक्रॉन 63 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में इसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के रूप में देखा गया, जहां डेल्टा का असर कम था। वहीं ब्रिटेन में डेल्टा ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करता है। मौजूदा डेटा ये बताता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने पर नया वेरिएंट डेल्टा से आगे निकल सकता है। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में अब तक हल्के लक्षण वाले या एसिम्प्टोमेटिक मामले ही देखने को मिले हैं। हालांकि WHO का कहना है कि वेरिएंट की गंभीरता को लेकर स्पष्ट दावा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में WHO को 24 नवंबर को जानकारी दी थी। पिछले हफ्ते फाइजर बायोएनटेक ने अपनी वैक्सीन के 3 डोज को ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावशाली बताया था। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी अपने नागरिकों से ओमिक्रॉन से बचने के लिए तीसरा डोज लेने की अपील कर रहे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट ओमिक्रॉन संक्रमण में हल्का बुखार, शरीर में दर्द और सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखने का दावा कर रहे हैं। नए वेरिएंट में स्वाद या गंध को पहचानने की शक्ति खोने जैसे लक्षण नहीं देखे गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने लोकसभा में मुद्रास्फीति पर स्थगन नोटिस दिया। जी हां दोस्तों, जयपुर में महंगाई के विरोध में रैली होने के एक दिन बाद आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए स्थगन नोटिस दिया। तिवारी ने अपने नोटिस में लिखा, देश में मुद्रास्फीति की ऊंची दर ने कमजोर वर्ग को प्रभावित किया है। तेल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन लगभग हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कुछ समय से तेल विपणन कंपनियों ने प्रमुख भारतीय शहरों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल की कीमतें क्रमशः 86.67 रुपए प्रति लीटर, 95.41 रुपए प्रति लीटर है। वित्तीय राजधानी मुंबई में कीमतें 94.14 रुपए, 109.98 रुपए है। तिवारी ने कहा, लेकिन सब्जियों सरसों के तेल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। सरकार कीमतों की जांच करने में असमर्थ है। लोकसभा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा पारित होने की संभावना है, जिसे 6 दिसंबर को पेश किया गया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगी, जिस पर विचार किया जाएगा। वो यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को सदन द्वारा पारित किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी लाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बिल। जानिए उनके निजी विधेयक पर किसानों के लिए क्या है खास। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार के कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्रावधानों पर सुझाव भी मांगा है। भाजपा सांसद ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के किसानों और सरकार ने बहुत बार कृषि और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने का समय आ गया है। सरकार द्वारा कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कमेटी के गठन की घोषणा के बाद भी उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया है। वरुण के निजी विधेयक के अहम प्रावधानों में सिर्फ 22 फसलों के ही एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ खरीद की परिकल्पना की गई है। उनके हिसाब से इन फसलों का सालाना वित्तीय परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए है। इस सूची में कृषि उत्पादों की जरूरत के आधार पर फसलों को शामिल किया जा सकेगा। एमएसपी का आधार उत्पादन लागत पर 50% लाभांश होगा। एमएसपी से कम मूल्य पाने वाला किसान गारंटी युक्त एमएसपी के बीच के अंतर के मुआवजे का हकदार होगा। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार फसलों का वर्गीकरण उसके गुणवत्ता मानकों के आधार पर होगा। फसल भंडारण के बदले किसानों को ऋण का प्रावधान है। किसानों को समय से भुगतान के साथ उनकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उपज की खरीद के 2 दिनों के भीतर किसानों के खाते में धन जमा कराने का प्रावधान होगा। किसी वजह से किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलता तो सरकार बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर का भुगतान 1 सप्ताह में करेगी। यह विधेयक फसलों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में उपयुक्त फसलों की खेती की सिफारिश करता है। विधेयक में प्रत्येक 5 गांव के बीच एक खरीद केंद्र बनाने और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 30 दिनों के भीतर विवाद को समाप्त करने की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई के अंग्रेजी पेपर को लेकर राहुल गांधी का परतंज, जाने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी पेपर को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा है कि आरएसएस और भाजपा युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने पर तुले हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, कट्टरता से नहीं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए कहा, अब तक सीबीएसई के अधिकांश पेपर बहुत कठिन थे, लेकिन अंग्रेजी के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ज्यादा बकवास था। आरएसएस और भाजपा युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने में तुले हैं। बच्चों, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, कड़ी मेहनत रंग लाती है, कट्टरता नहीं। इससे पहले प्रियंका गांधी वारा ने भी महिलाओं पर प्रतिगामी विचारों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, अविश्वसनीय, क्या हम वास्तव में बच्चों को यह सिखा रहे हैं। स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार महिलाओं पर इन प्रतिगामी विचारों का समर्थन करती है, वरना सीबीएसई के पाठ्यक्रम में ये चीजें क्यों शामिल होंगी। मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस, छेड़ेगी सरकार के खिलाफ अभियान, जाने क्या है प्लान। जी हाँ दोस्तों, मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस 18 दिसंबर से प्रदेश में अवैध खनन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर अभियान चलाएगी। 4 अलग अलग दिन इन चारों मुद्दों पर पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। इसके तहत प्रदर्शन, पदयात्रा, उपवास और पुतले जलाए जाएंगे। कांग्रेस के इस अभियान को भाजपा की 18 दिसंबर से शुरू होने जा रही विजय संकल्प यात्रा का जवाब माना जा रहा है। रविवार शाम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदन में सरकार के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पूरे विधायक दल को बधाई दी। कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने जनता से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से अकर्मण्य हो चुकी है। हालत यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक को अपने विशेषाधिकार हनन के विषय को लेकर वेल तक में आना पड़ा। रावत ने वर्तमान में आंदोलनरत सभी राजनीतिक, सामाजिक, कार्मिक संगठनों को आश्वस्त किया कि सत्ता में आने पर उनकी मांगों को हल करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस के एक कमेटी का गठन करने जा रही है। यह पूछे जाने पर कि चुनाव के दौरान ऐसे ही वादे पूर्व में भाजपा ने भी किए थे, तो रावत का जवाब था कि हमारे खाने और दिखाने के दांत एक समान हैं, जबकि भाजपा के साथ ऐसा नहीं है। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा को लेकर भी रावत उत्साहित दिखे। कहा कि इस सभा में भाजपा की 4 दिसंबर की रैली के मुकाबले 2 से 3 गुना तक भीड़ जुटेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा को झटका, विधायकों सहित कई नेता सपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा को झटका लगा है। भाजपा के विधायक दिग्विजय नारायण और बसपा के विधायक विनय शंकर तिवारी अपने दलों को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कई और सीनियर नेता सपा में शामिल हुए हैं। कुछ समय पहले भी भाजपा और बसपा के कई विधायक सपा में शामिल हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव देंगे भाजपा को झटका, ये 2 बड़े नाम थाम सकते हैं सपा का हाथ। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यूपी में भाजपा से अहम मुकाबला मानकर चल रही है। भाजपा भी सपा को प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि 100 सीट उसके खाते में आ सकते हैं। इस बीच सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव के पाले में अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं। वरुण गांधी को भी साथ लाने का प्रयास जारी। नई दिल्ली, अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले ही जनसभाओं की झड़ी लगा दी है। भाजपा इस चुनाव में सपा को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रही है, जबकि कांग्रेस, बसपा और आप सहित दूसरे दलों को भाजपा नेतृत्व चुनावी दौर में शामिल करने से ही इनकार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी भाजपा से ही मुकाबला मान रहे हैं। उनकी नज़र में कांग्रेस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाएगी। सूत्रों ने दावा किया कि अखिलेश चुनाव घोषणा से पहले भाजपा को बड़ा झटका देने में जुटे हैं। सूत्र ने बताया कि मोदी सरकार में शामिल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भाजपा का साथ छोड़ सपा में शामिल हो सकती हैं। इधर अखिलेश वरुण गांधी को भी सपा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वरुण ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वरुण के निकट सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार वरुण तय नहीं कर पा रहे हैं कि परिवार में शामिल हो अथवा सपा में। उल्लेखनीय है कि वरुण लगातार अपने ट्वीट और पत्रों के द्वारा मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जिस कांग्रेस को सपा और भाजपा चुनावी जंग से बाहर बता रहे हैं, उसका दावा है कि पार्टी इस बार चुनाव समीकरण बदलेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि कांग्रेस 80 से 100 के बीच सीटें जीतेगी और जो भी गैर भाजपा सरकार बनेगी उसे कांग्रेस की जरूरत होगी। पार्टी के हाल के आंतरिक सर्वेक्षण में भी कांग्रेस को 70 से 90 सीटें जीतने की बात कही गई है और इसका मुख्य आधार महिलाओं के वोट के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं को बताया गया है।
पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना दांव लगा रही है क्योंकि यहीं से उसे सर्वाधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेगा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हिंदुत्ववादी हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में हो रही कांग्रेस महारैली में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 से देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, अब हिंदुओं का राज वापस लाना है। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथराम गोडसे हिंदुत्ववादी। इन्हें सत्ता चाहिए, न कि सच, और हिंदू हमेशा सच के साथ रहता है और कभी डरता नहीं है। महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके 3-4 मित्रों ने 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। देश में महंगाई है, दर्द है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। हिंदू और हिंदुत्ववाद को 2 अलग अलग शब्द बताते हुए राहुल ने कहा कि जिस तरह से 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि हर शब्द का अलग मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो किसी से नहीं डरता, जो सबको गले लगता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महारैली में प्रियंका गांधी की हुंकार, कहा केंद्र सरकार कर रही है गुमराह, नहीं करते विकास महंगाई की बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली कर रही है। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे इस धरती पर खड़े होकर गर्व हो रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मुझे पता है आज प्रदेश और देश की जनता बहुत संकट है और आप किस संकट से गुजर रहे हैं। आज ये महंगाई हटाओ रैली है। मुझे पता है आज किस लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि आप महंगाई से त्रस्त है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 2 तरह की सरकारें होती है, एक जो जनता के लिए काम करती है, वहीं दूसरी सरकार लालच करती है और झूठ बोलती है। केंद्र की सरकार दूसरी तरह की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सरकार विज्ञापन कर रही है, लेकिन किसानों का खाद नहीं दिलवा पा रही है। उत्तर प्रदेश में कई लोग खाद की लाइन खड़े खड़े मर गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार कभी विकास या महंगाई की बात नहीं करती। वहीं सूत्रों के अनुसार राहुल और प्रियंका गांधी के साथ रैली में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इस महारैली को राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में लगे पोस्टर, बैनर और अखबारों में राहुल गांधी की तस्वीरों को खास तवज्जो दी गई है। इस मौके पर कांग्रेस किसान, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय रैली है, जिसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। महारैली के लिए कांग्रेस तमाम दिग्गज नेता शनिवार शाम को ही जयपुर पहुंच गए हैं। पार्टी के संगठन महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यहां कहा, प्रस्तावित महंगाई हटाओ महारैली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 8 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मिले नए मामले। देश में कुल 38 केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। बावजूद इसके ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। ओमिक्रॉन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और 6 अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। रविवार को आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में इस नए वेरिएंट के पहले मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी एक और केस पाए गए। इनको मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1000 गाड़ियों का काफिला और समर्थकों के साथ सपा दफ्तर पहुंचे तिवारी बंधु। सीएम योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, 1000 गाड़ियों का काफिला और समर्थकों के साथ सपा दफ्तर पहुंचे तिवारी बंधु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावी रण से पहले सभी दल सेनापति तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गोरखपुर के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार के लोगों को पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। वहीं गोरखपुर और संत कबीर नगर से तिवारी समर्थकों ने करीब 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर लखनऊ आया है। माना जा रहा है कि तिवारी बंधुओं का यह शक्ति प्रदर्शन है। जानकारी के अनुसार लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडेय को पूर्व सीएम अखिलेश यादव सदस्यता दिलाएंगे। वहीं समर्थक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सपा दफ्तर पहुंच रहे हैं। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल के बाहुबली नेता माना जाता है। तिवारी यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तिवारी परिवार का गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले की सीटों पर काफी दबदबा है। इन दोनों जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर में ही घेरने की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, बिहार में बीजेपी और जदयू जल्द हो जाएंगे अलग। मुकेश सहनी और मांझी को लेकर कही ये बात। जी हां दोस्तों,
बिहार में विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला लगातार जारी है। बिहार कांग्रेस ने यह दावा किया है कि राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल का गठबंधन जल्द टूट जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अलग थलग हो जाएगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, तो दूसरी तरफ राज्य की डिप्टी सीएम रेणु देवी का कहना है कि बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निचले पायदान पर है, लेकिन जेडीयू का यह दावा है कि बिहार बेहतर कर रहा है। नीति आयोग तो लेखा जोखा के आधार पर रैंकिंग करता है। आखिर जदयू किस हिसाब से नीति आयोग की रिपोर्ट का नकार रहा है? उन्होंने दावा किया कि सरकार में शामिल दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाएंगे। फिर मांझी और मुकेश सहनी क्या करेंगे? जातीय जनगणना पर विपक्ष का दबाव काम आया है। तेजस्वी यादव ने जिस सादगी से शादी की है, वे प्रशंसा के काबिल है और नौजवान इससे प्रेरणा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष की शादी के बाद लालू परिवार पर भड़के साधु यादव पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जात पात से ऊपर उठकर अपनी अंतर्मात्मा की आवाज सुनी है। राजेश राठौर ने कहा कि किसी भी शादी में मामा और फूफा का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा है। शादी में मामा और फूफा रूठ ही जाते हैं। यहाँ मामा रूठ गए हैं।